और यही वजह है कि आज की ये डीप डाइव इतनी अहम है। आज हम 2025-26 करंट अफेयर्स कमांड सेंटर के इस विस्तृत डेटाबेस और उनकी स्लाइड्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। जी। इस चर्चा का मिशन सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है। मतलब ये उन सभी सुनने वालों के लिए एक शॉर्टकट है जो कम समय में पूरी तरह से वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इस स्लाइड की हेडलाइन है प्रमुख साहित्य एवं पर्यावरण पुरस्कार 2025-26। अच्छा। इसमें पॉइंट है कि बुकर पुरस्कार 2025 मिला है डेविड सजली को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है भारतीय लेखिका भानु मुस्ताक ने हार्ट लैम्प के लिए। इसके अलावा टला पुरस्कार यानी टाइलर प्राइज 2026 टोबी कायर्स को पर्यावरण उपलब्धि के लिए मिला है। वाकई भानु मुस्ताक का जीतना, मतलब ये भारतीय लेखिका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीतना, ग्लोबल स्तर पर भारतीय साहित्य के लिए कितना बड़ा कदम है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये सीधे तौर पर हमारे ग्लोबल विजिबिलिटी को बढ़ाता है। मतलब दुनिया अब हमारी स्थानीय कहानियों को पढ़ रही है। हाँ। और इसे याद रखने की ट्रिक भी स्लाइड में है। ट्रिक है, भानु ने सबका हार्ट जीता, टोबी ने संकट टला। आहा, क्या बात है। और इसके एमसीक्यूज भी हैं। बुकर 25, डेविड ससली और टला पुरस्कार पर्यावरण। और हाँ, ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ट्रिक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी बताइए। इसकी हेडलाइन है पर्यावरण पहल और भारत की रामसर साइट्स 2026। जी। इसमें पहला पॉइंट है कि उत्तराखंड ने दिसंबर 2025 से बाहरी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगा दिया है। बाप रे, ये तो ग्रीन टैक्स लगाना एक बहुत ही बोल्ड कदम है ना। बोल्ड तो है, लेकिन देखिए, इको टूरिज्म को सस्टेनेबल बनाने के लिए ये बहुत जरूरी था। मतलब हिमालयी इकोलॉजी को बचाने के लिए कुछ तो सख्त करना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो है। और मेघालय ने प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की है। इसके साथ ही भारत में कुल रामसर साइट्स अब 98 हो गई हैं। 98 है? अच्छा। हाँ, जिसमें यूपी का पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात का छारी धाड़ शामिल हुए हैं। और सबसे ज्यादा 20 साइट्स अब तमिलनाडु में हैं। वाकई। इस स्लाइड की ट्रिक है, उत्तर की हवा ग्रीन, तमिल में 20 कदम। एमसीक्यूज हैं, ग्रीन टैक्स किसने लगाया? उत्तराखंड ने। सर्वाधिक साइट्स तमिलनाडु। और ध्यान रहे, ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एकदम दिमाग में छप गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इसका हेडलाइन है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और प्रकृति अधिकार। पहला पॉइंट, यूरोपियन यूनियन ने दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है, जो स्टील और एल्यूमिनियम पर लगेगा। ओहो। बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। और पेरू ने डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया है, जो दुनिया में पहला ऐसा मामला है। एक मिनट, डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार? मतलब क्या अब इंसानों की तरह प्रकृति को भी अपने लिए वकील मिल रहे हैं? आप बिल्कुल सही एनालॉजी दे रही हैं। बायोडायवर्सिटी के लिए ये एक ऐतिहासिक कदम है। मतलब अब प्रकृति सिर्फ एक संसाधन नहीं है, बल्कि एक लीगल एंटिटी है। ये तो सच में कमाल है। हाँ, और एक और पॉइंट है इसमें, एटलस मॉथ, जो सबसे बड़ी पतंगा होती है, वो कर्नाटका में देखी गई है। अच्छा। इस स्लाइड की ट्रिक है, ईयू ने कार्बन रोका, पेरू की मधु को हक मिला। एमसीक्यू है, पहला कार्बन टैक्स यूरोपियन यूनियन और मधुमक्खियों को अधिकार पेरू। और ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। प्रकृति के अधिकारों के बाद अब जरा अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखें। हाँ बिल्कुल, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। हेडलाइन है राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और असम अपडेट्स। इसमें बहुत सारे फर्स्ट्स हैं, जैसे पहली वंदे भारत स्लीपर हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चली है। अरे वाह। यह है असम में ही पहला बांस थीम एयरपोर्ट यानी बैम्बू उद्यान बना है। क्या बात है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का पहला नदी प्रकाश स्तंभ यानी रिवर लाइट हाउस बना है। नॉर्थ ईस्ट में तो मतलब गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आ रहा है। ये तेजी से होता विकास देखकर बहुत उत्साह होता है। सही कह रही हैं। देखिए, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास का सीधा कनेक्शन होता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो रोजगार और व्यापार अपने आप बढ़ते हैं। हाँ, वो तो है। इसकी ट्रिक सुनिए। स्लीपर में बैठ हावड़ा से असम जाओ, जहां बांस और 8वां वेतन मिलेगा। एमसीक्यू, पहली वंदे भारत स्लीपर हावड़ा गुवाहाटी, 8वां वेतन आयोग असम। और हाँ, ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक तो मुझे बहुत मजेदार लगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस पर फोकस है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और रक्षा गठबंधन। ठीक है।
52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 फ्रांस में होगा। WHO का पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अच्छा। और एक नया त्रिपक्षीय गठबंधन बना है, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, जिसमें इजराइल, भारत और ग्रीस शामिल हैं। एक तरफ हम WHO के मंच पर पारंपरिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हेक्सागन जैसे कड़े रक्षा गठबंधन का हिस्सा है। भारत की इस ग्लोबल डिप्लोमेसी को कैसे देखें? देखिए, इसे ही तो सॉफ्ट पावर और स्ट्रेटेजिक पावर का बैलेंस कहते हैं। एक तरफ हम दुनिया को योग और आयुर्वेद दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा के लिए कड़े सैन्य गठबंधन भी कर रहे हैं। बिल्कुल सटीक बात कही। इसकी ट्रिक है G7 गया फ्रांस, WHO की पारंपरिक दवा नई दिल्ली। MCQ 52वां G7 कहां? फ्रांस। और हेक्सागन में कौन नहीं है? रूस। ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही एकदम क्लियर हो गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति और तकनीक। AI ये तो आजकल हर जगह है। बिल्कुल। भारत का पहला सॉवरेन AI पार्क तमिलनाडु में बनेगा। अच्छा। सेबी ने भ्रामक इन्फ्लुएंसर्स को रोकने के लिए सुदर्शन AI लॉन्च किया है। इसके अलावा क्वालकॉम ने दुनिया की सबसे उन्नत 2 नैनोमीटर चिप बेंगलुरु में लॉन्च की है। वाकई 2 नैनोमीटर? हाँ, और सरकार ने कोयला क्षेत्र के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड लॉन्च किया है। मुझे तो ये सुदर्शन AI नाम बहुत शानदार लगा। कैसे उन्होंने हमारी पुरानी माइथोलॉजी को एकदम नई तकनीक से जोड़ दिया है। बिल्कुल। और देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स में AI की रेगुलेटरी ताकत अब बहुत बढ़ गई है। ये इंसानी पकड़ से बाहर की हेराफेरी को भी सेकंड्स में पकड़ सकता है। हाँ, ये तो है। इसकी ट्रिक है, सेबी चलाएगा सुदर्शन चक्र, तमिल में AI का घर। MCQ सॉवरेन AI पार्क तमिलनाडु, सुदर्शन AI सेबी। ध्यान रहे, ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान रहेगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडलाइन, अंतरिक्ष मिशन और खास व्यक्तित्व 2030। इसरो का मंगलयान 2 का लक्ष्य वर्ष 2030 है। और जैसा आपने शुरू में बताया था, नासा का वॉयेजर 1 पृथ्वी से 1 लाइट डे दूर पहुंचने वाला पहला यान बना है। वो तो सच में मेरे लिए तो स्पेस का वो विशाल आकार सोचकर ही मैं तो हैरान रह जाती हूँ। बिल्कुल। और अंतरिक्ष में भी बाधाएं टूट रही हैं। मिची बेंथोस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर बनी है। अरे वाह। और तमिलनाडु के कोहली हिल्स में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित हुआ है। मिची बेंथोस वाली बात सुनकर तो वाकई बहुत प्रेरणा मिलती है। हाँ, मिची बेंथोस की ये उपलब्धि अंतरिक्ष विज्ञान में समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी की एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। इसकी ट्रिक है, मंगल का लक्ष्य 2030, बेंथोस पहुंची स्पेस। MCQs हैं, पहली व्हीलचेयर यूजर मिची बेंथोस और मंगलयान 2 का वर्ष 2030। ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो जरूर पूछा जा सकता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। सैन्य अभ्यास और रक्षा नियुक्तियां। ठीक है। ओविया इंद्रा 25 भारत और रूस के बीच हवाई अभ्यास हैं। मित्र शक्ति 25 भारत और श्रीलंका के बीच। ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक अमेरिका और जॉर्डन ने सीरिया में की है। एयर मार्शल नागेश कपूर वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। और एक बड़ा अपडेट, DRDO ने भारतीय सेना के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी SDR विकसित किया है। ये जो SDR है स्वदेशी तकनीक का ये आना आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम है ना? बिल्कुल। डिफेंस कम्युनिकेशन में स्वदेशी तकनीक का होना सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसमें बाहर से कोई हैकिंग या बैकडोर एंट्री का डर नहीं रहता। हाँ, ये बात तो है। इसकी ट्रिक है, मित्र है श्रीलंका, हॉक की नजर सीरिया पर। MCQ मित्र शक्ति 25 भारत श्रीलंका, ऑपरेशन हॉकाई सीरिया। और ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडलाइन है, स्वास्थ्य सेवा और कानूनी अधिकार 2026। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य यानी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। ये तो एक ऐतिहासिक सामाजिक बदलाव है। अनुच्छेद 21 में इसे शामिल करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इससे ये साबित होता है कि अब हेल्थ केयर सिर्फ एक सरकारी सुविधा नहीं है, बल्कि सीधा कानूनी अधिकार बन रहा है। एकदम सही बात। इसके अलावा केरल ने मेरा हेल्थ ऐप लॉन्च किया है। महाराष्ट्र ने सिकल सेल एनीमिया के लिए अरुणोदय अभियान शुरू किया है और असम ने कक्षा 10 के छात्रों के लिए प्रेरणा योजना शुरू की है। किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21।
अरुणोदय अभियान किससे जुड़ा है? सिकल सेल एनीमिया। ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जानकारी तो हर किसी को होनी ही चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण। ठीक है। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र साउथ अंडमान में बनेगा। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर टाइगर रिजर्व बन गया है। ओहो, बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व। हाँ, और भारत ने दुनिया की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग भी शुरू की है। मुझे एक बात पूछनी थी। ये जो कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र बन रहा है, क्लाइमेट चेंज के इस दौर में कोरल रीफ का इतना महत्व क्यों है? देखिए, कोरल रीफ्स समुद्री इकोसिस्टम के लिए बहुत अहम है। इन्हें समुद्र के रेन फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। बहुत सारी समुद्री प्रजातियां सिर्फ इन्हीं पर जिंदा रहती हैं। कैमूर। MCQ पहला, कोरल रीफ केंद्र साउथ अंडमान कैमूर रिजर्व बिहार। और हाँ, ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जी। अब स्पोर्ट्स की तरफ चलें? हाँ, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। खेल जगत, टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी। अरे वाह। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल जीता है एलिना राइबकीना ने। सुल्तान अजलान शाह कप 25 में हॉकी बेल्जियम ने जीती है और भारत इसमें उपविजेता रहा। उपविजेता मतलब हॉकी में इतना आगे तक पहुंचना गर्व की बात है, लेकिन फाइनल ना जीत पाने की थोड़ी निराशा भी होती है वो ना? तो है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इसके अलावा सैयद मोदी बैडमिंटन महिला डबल्स का खिताब ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जीता। क्या बात है। और 72वीं महिला सीनियर कबड्डी हरियाणा ने जीती है। दिख रहा है। हाँ, हमारी महिला खिलाड़ी तो कमाल कर रही हैं। इसकी ट्रिक है एलिना का ओपन खाता बेल्जियम हॉकी का शहंशाह। MCQ ऑस्ट्रेलियन ओपन 26 महिला एलिना रायबाकीना, अजलान शाह कप बेल्जियम। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। खेल जगत, क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक्स। अच्छा। महिला वनडे विश्व कप 2025 भारत ने जीत लिया। अरे मतलब ये जीत तो सच में पूरे देश के लिए जश्न मनाने वाली बात है। बिल्कुल है। और फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 25 जीता है पेरिस सेंट जर्मन यानी PSG ने। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस चुने गए। लेकिन हमारी क्रिकेट टीम की जीत, मतलब मुझे लगता है कि ये जीत भारत में महिला खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल कर रख देगी। एकदम सही कह रही हैं आप। इससे स्पॉन्सरशिप्स और सपोर्ट दोनों में बहुत बड़ा उछाल आएगा। ट्रिक देखिए, भारत की महिला विश्व विजेता, PSG का फुटबॉल जलवा। MCQ महिला वनडे विश्व कप भारत, सर्वश्रेष्ठ एथलीट स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस। ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडलाइन है अर्थव्यवस्था, टैक्स और कृषि अपडेट्स। ठीक है। नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक बन गया है, जिसमें अकेले बिहार 85% उत्पादन करता है। बाप रे, 85%? हाँ, एक और चिंताजनक पॉइंट है, भूजल में सबसे अधिक प्रदूषक नाइट्रेट पाया गया है। नाइट्रेट? ये तो बहुत चिंता की बात है। मतलब ये सीधे हमारे पीने के पानी से जुड़ा है। बिल्कुल, फर्टिलाइजर्स के ज्यादा इस्तेमाल का ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और आखिरी पॉइंट इस स्लाइड का, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट निवेश में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। वाकई, ग्लोबल इनोवेशन में चीन का अमेरिका को पछाड़ना एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का संकेत है। भविष्य की तकनीक पर अब पूरब का दबदबा होगा। ट्रिक है, मखाना का राजा बिहार, पानी में नाइट्रेट का भार। MCQ सबसे बड़ा मखाना उत्पादक बिहार, भूजल प्रदूषक नाइट्रेट। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी और प्रमुख पुस्तकें। अच्छा। 56वें इफ्फी में रजनीकांत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अरे वाह। मतलब रजनीकांत जी तो सिर्फ एक एक्टर नहीं है ना, वो तो अपने आप में एक फिनोमिनन है। उनका कल्चरल इम्पैक्ट ही अलग लेवल का है। बिल्कुल सही कहा। और इसी महोत्सव में वियतनाम की फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक मिला। पुस्तक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक धीरज काकरिया हैं। और टर्नर पुरस्कार 25 पहली अक्षमता वाली यानी डिसेबल्ड कलाकार नीना कालू ने जीता है। नीना कालू की ये जीतना मुझे लगता है आर्ट की दुनिया में टूटते हुए बैरियर्स का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल, कला सच में सीमाओं को नहीं मानती। ट्रिक है, रजनी असली सुपरस्टार, वियतनाम ले गया गोल्डन पीकॉक। MCQ इफी लाइफ टाइम अचीवमेंट, रजनीकांत, स्किन ऑफ यूथ, वियतनाम। ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जी। अब आखिरी स्लाइड बची है ना,
हाँ, चलो अब अगली और आखिरी स्लाइड देखते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक। ठीक है। UNWTO की पहली महिला महासचिव शेखा अल नवायज बनी हैं। PT उषा को भारतीय ओलंपिक अकादमी की अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। ये बहुत पॉजिटिव बात है। मतलब PT उषा जी की लीडरशिप की निरंतरता खेलों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। बिल्कुल। नासा के 15वें नए प्रशासक जारेड आइजैकमन बने हैं और ग्लोबल सॉफ्ट पावर सूचकांक 26 में भारत का 32वां स्थान रहा है। 32वां स्थान। ये जो सॉफ्ट पावर है, इसका असल दुनिया में प्रभाव क्या होता है? देखिए, सॉफ्ट पावर का मतलब है कि दुनिया आपकी संस्कृति, सिनेमा और मूल्यों से कितनी प्रभावित है। बिना किसी सैन्य दबाव के अपना प्रभाव बढ़ाना ही इस 32वें रैंक की असली ताकत है। वाकई ये बहुत गहरी बात है। इसकी ट्रिक है, शेखा ने किया UN टूर, 32 की पावर से चमका इंडिया। MCQ, UNWTO, पहली महिला महासचिव शेखा अल नवास, भारत का सॉफ्ट पावर रैंक 32। और याद रहे, ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल याद रहेगा। तो मतलब हमने 15 स्लाइड्स के जरिए स्पेस से लेके स्पोर्ट्स, इकोनॉमी और किताबों तक का एक शानदार सफर तय किया। जी। ये ज्ञान का एक ऐसा सघन डोज था जो किसी भी सुनने वाले को दुनिया के रफ्तार के साथ एकदम अपडेट रखेगा। वाकई। हाँ। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचारणीय प्रश्न जरूर छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आज हमने देखा कि चीन R&D में अमेरिका से आगे निकल गया है और AI हर सेक्टर को बहुत तेजी से बदल रहा है। तो क्या आने वाले दशक में हमारी शिक्षा और हमारे स्किल सेट की परिभाषा पूरी तरह से बदल जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा। ये सच में एक झकझोर देने वाला सवाल है। मतलब भविष्य हमारी डिग्रियों पर नहीं, बल्कि हमारे एडैप्ट करने की क्षमता पर टिका है। इसी गहरी सोच और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। एक शानदार विदाई के साथ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।